हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीनिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टॉपिक इज इंटरफेरेंस। इट इज इंटरफेरेंस। तो देखो ये क्या है इंटरफेरेंस? इट इज द ऑप्टिकल फेनोमेना व्हिच प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे, जो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, जिसमें हम लोग ऐसा प्रूव करेंगे कि लाइट है वो वेव नेचर के फॉर्म में होती है या फिर लाइट का वेव नेचर होता है। ओके, सो दिस इज द ऑप्टिकल फेनोमेना व्हिच प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस मींस नथिंग। इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू लाइट वेव्स। लाइट वेव्स के सुपरपोजिशन से जो हमें पैटर्न्स मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। ठीक है, किस टाइप की पैटर्न्स मिलेगी? अगर हम लोग सपोज करो कि यहाँ पर दो लाइट सोर्स ले लेते हैं। दिस इज सोर्स S1 एंड हियर इज सोर्स S2। ओके, ये दोनों लाइट सोर्सेज है जो क्या करते हैं? वेव्स को एमिट करते हैं, लाइट वेव्स को। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक स्क्रीन रखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें ये दोनों जो सोर्सेज है उसमें से जो लाइट वेव्स एमिट होते हैं उसके सुपरपोजिशन से लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क ऐसी कुछ पैटर्न मिलेगी। दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, स्क्रीन है, वहां पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमें एक लाइट डॉट दिखाई देगा, ब्राइट, जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पर हमें इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। ओके, तो जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है वहां पर हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। कौन सा स्पॉट? ब्राइट स्पॉट। ब्राइट क्यों? क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। देखो, लाइट के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ना तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और साउंड के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी मींस उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। ठीक है, आप लोग वॉल्यूम बढ़ाते हो स्पीकर का तो लाउडनेस इंक्रीज होती है ना, तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। और लाइट के लिए ब्राइटनेस बढ़ेगी तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम लोग दो लाइट सोर्सेस लेते हैं जिसमें से लाइट वेव्स एमिट होते हैं, तो वो जो लाइट वेव्स है वो स्क्रीन के ऊपर सुपरपोजिशन होगा दोनों लाइट वेव का सभी पॉइंट्स पर, और सुपरपोजिशन से कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहां पर हमें इंटेंसिटी हाईएस्ट मिलेगी, वहां पर हमें ब्राइट स्पॉट मिलेंगे। वहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी या फिर मिनिमम होगी। सपोज करो कि यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो ये ब्राइट स्पॉट होगा, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। उसके बाद यहां पर एक डार्क स्पॉट मिला जहां पर इंटेंसिटी जीरो है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहां पर हमें ब्राइट स्पॉट मिला, उसके बाद डार्क स्पॉट मिला, यहां पर ब्राइट। तो जहां पर हमें ब्राइट स्पॉट मिलते हैं वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहां पर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर हमें डार्क स्पॉट मिलते हैं, डार्क स्पॉट, वहां पर क्या होगा? इंटेंसिटी मिनिमम होगा। मींस वेव का सुपरपोजिशन कुछ इस तरह होगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो यहाँ पर हमने जो सोर्सेस लिए हैं लाइट सोर्सेस वो पॉइंट लाइट सोर्सेस लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे YDSE, क्या है इसका फुल फॉर्म? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
उसमें जो साइंटिस्ट थे यंग, उन्होंने सिलेंड्रिकल सोर्स लिया था और एक स्क्रीन के ऊपर 2 स्लिट बनाई थी। तो वो दोनों जो स्लिट है वो लाइट सोर्सेस के जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वहां पर, इस एक्सपेरिमेंट में हमें जो थर्ड स्क्रीन होगी वहां पर हमें लाइट और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग पॉइंट लाइट सोर्सेस लेते हैं तो सामने हमें स्क्रीन पर क्या मिलते हैं, डॉट्स मिलते हैं या फिर स्पॉट मिलते हैं। अगर हम लोग सिलेंड्रिकल या फिर लीनियर सोर्सेस लेते हैं तो हमें स्क्रीन के ऊपर लाइट वेव के सुपरपोजिशन से बैंड्स मिलेंगे, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो ये लाइट डार्क के जो पैटर्न है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। ओके, समझ में आ गया एक स्टेप। तो देखो इंटरफेरेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। इंटरफेरेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय or the effects produced due to superposition of 2 or more than 2 waves, 2 or more than 2 waves is called interference। देखो तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन अगर आपको पूछते हैं तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट इज द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेव्स। इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ओके, पर आपको समझना क्या है कि हमें 2 और मोर देन 2 वेव्स है उसके सुपरपोजिशन से एक प्रॉपर पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगी। तो वो जो फेनोमेना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। It is nothing. It is the effects produced due to superposition of 2 or more than 2 waves. Superposition means waves का मिलना। स्क्रीन के ऊपर waves डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट वेज में मिलकर, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट दोनों साथ में मिलेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ मिलेगा, ठीक है। तो वेव्स कौन से फेज में मिलते हैं उसके ऊपर से हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। सो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इट इज द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेव्स। इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। आपको देखो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, डिफाइन इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो ये डेफिनेशन है, अब उसके टाइप्स है उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर स्क्रीन के ऊपर, यहां पर स्क्रीन है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्सेज है S1 एंड S2। तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट। वो जो पॉइंट है उसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट P। तो S1 सोर्स में से सपोज करो एक लाइट वेव निकलती है, ठीक है। दिस इज द वेव emitted by source S1, here is wave emitted by source S2। और देखो दोनों वेव्स कहां पर मिलती है, पॉइंट P पर। तो अगर S1 में से emitted वेव्स सपोज करो ऐसी है, दिस इज द वेव emitted by source S1। तो आप लोग देखो पॉइंट P है, वहां पर S1 में से जो वेव एमिट हुई उसका क्रेस्ट है वो पॉइंट P पर पहुंचा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट। तो S1 सोर्स में से जो वेव निकली है उसका क्रेस्ट है वो पॉइंट P के पास पहुंचा है, ठीक है।
सेम उसी टाइम पर सपोज करो S2 में से जो वेव निकलती है उसका भी वहां पर क्रेस्ट ही पहुंचता है। दिस इज क्रेस्ट ट्रफ ओके, दिस इज द वेव emitted by source S2। तो देखो सेकंड जो सोर्स है उसमें से जो वेव निकलती है उसका भी क्रेस्ट ही वहां पर पहुंचा। दैट मींस दोनों वेव्स के क्रेस्ट मिले हैं वहां पर दोनों वेव्स के क्रेस्ट का सुपरपोजिशन हुआ है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप लोग 11th में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टडी कर चुके हो। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि कोई भी पॉइंट है वहां पर अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स मिलते हैं तो वो जो पार्टिकल है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, एक वेव से जितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला था वो प्लस दूसरे वेव से जितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला था वो दोनों का वेक्टर सम होगा। तो यहाँ पर क्रेस्ट क्या करवाएगा, पॉइंट P को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। दूसरे वेव का भी क्रेस्ट ही वहां पर पहुंचा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एडिशन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, तो वहां पर हमें नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा। और आप लोग जानते हो कि इंटेंसिटी जो होती है वेव की इंटेंसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। तो वहां पर हमें ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। तो एक वेव का क्रेस्ट उसके ऊपर दूसरे वेव का क्रेस्ट मिलता है, या फिर एक वेव का ट्रफ उसके ऊपर दूसरे वेव का ट्रफ मिलता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहां पर जहां पर दोनों वेव्स के क्रेस्ट मिलते हैं या फिर दोनों वेव्स के ट्रफ मिलते हैं। वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, मैक्सिमम। रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या मिलेगी, मैक्सिमम, जिससे वो पॉइंट हमें कैसा दिखाई देगा, बहुत ही ज्यादा ब्राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इफ a crest of one wave meets a crest of another wave, if a crest of one wave meets a crest of another wave, or a trough of one wave meets a trough of another wave, then the resultant interference, the resultant amplitude and intensity becomes maximum. Then the resultant amplitude and intensity becomes maximum. This type of interference is called constructive interference. This type of interference is called constructive interference. Okay, देखो बहुत ही easy definition है. If a crest of one wave meets a crest of another wave, or a trough of one wave meets a trough of another wave, then the resultant interference is called constructive interference. जिससे क्या होगा, हमें resultant amplitude और resultant intensity वहां पर क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी. ओके, अब दूसरा इंटरफेरेंस कौन सा मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Second is destructive interference. जिसमें क्या होगा, दोनों वेव्स मिलते हैं कोई भी पॉइंट के पास, तो एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ ऐसे मिलेंगे दोनों वेव्स. एक का क्रेस्ट आया यहाँ पर और दूसरे वेव का ट्रफ आया, जिससे क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो जाएगा, नेट एम्पलीट्यूड भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट होंगे, ठीक है। क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड और या फिर ये जो क्रेस्ट है वो क्या करेगा, पॉइंट को अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाएगा, ट्रफ क्या करवाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाएगा। तो दोनों के एम्पलीट्यूड अगर सेम होंगे तो नेट एम्पलीट्यूड होगा 0, नेट इंटेंसिटी भी क्या मिलेगी 0। तो वहां पर हमें टोटली डार्क पोर्शन दिखाई देगा क्योंकि लाइट की कुछ इंटेंसिटी ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, देखो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको YDAC करवाऊंगा, उसमें मैं आपको उसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती है, ठीक है। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? इफ क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट अ ट्रफ ऑफ अनदर वेव। इफ, देखो डेफिनेशन आपको ऐसे ही लिखनी है, इफ अ क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट्स अ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, then the resultant amplitude and intensity at the point of superposition becomes minimum. Okay, if a crest of one wave meets a crest of another wave, sorry, crest के ऊपर crest का सुपरपोजिशन होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। इफ अ क्रेस्ट ऑफ वन वेव मीट्स अ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, then the resultant amplitude and intensity becomes minimum. Okay, this type of interference is called destructive interference. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक इंटरफेरेंस उसका एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। आपको एग्जाम में मैंने अभी बताया 2 मार्क में पूछ सकते हैं, डिफाइन इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखनी है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार रीड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें मैंने आपको इसकी नोट्स दे दी है, तो उसको डाउनलोड करके प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो एक बार देख लो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So this is the second question of this topic. Obtain the formula of resultant intensity produced due to superposition of two waves. ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर नहीं भी पूछते हैं तो भी इसमें हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे इंटेंसिटी का वो आपको याद रखना है, उसको रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछते हैं सभी एग्जाम्स में, ठीक है। So we will obtain the formula of resultant intensity produced due to superposition of two waves, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइट सोर्सेज हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज द सोर्स S1 एंड हियर इज सोर्स S2। तो ये दोनों लाइट सोर्सेज है, ठीक है। और सामने हमने यहाँ पर क्या रखा है, स्क्रीन रख दी है, दिस इज द स्क्रीन। तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जहां पर ये दोनों सोर्सेस में से जो वेव एमिट होंगे वो मिलेंगे। तो वहां पर नेट इंटेंसिटी क्या मिलेगी उस पॉइंट पर, उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ओके। तो सपोज करो कि S1 है, उसमें से वेव एमिट होकर यहां पर t टाइम में पहुंचता है। S2 सोर्स है, उसमें से भी एक वेव एमिट होकर t टाइम में वहां पर पहुंच जाता है, ओके। तो t टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है P, वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाएंगे, उसके ऊपर से एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे और उसके ऊपर से हमें इंटेंसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। तो क्या है ये, सपोज करो कि ये जो पाथ है S1 टू P, उसकी लेंथ x1 है, इट इज x1। हियर
the distance from S2 to P is H2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों सोर्सेस है S1 और S2, उससे जो P पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेम नहीं है, डिफरेंट है, दोनों का पाथ डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P है वहां पर T टाइम पर हम वेव का इक्वेशन लिखेंगे। We will write wave equation at time t at point P. Wave equation for the wave emitted by source S1 and for the wave emitted by source S2. Okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक डायग्राम ड्रॉ करना है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख देना है। तो as shown in figure, consider two light sources S1 and S2 which emits the waves of same frequency. देखो यहाँ पर हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि दोनों सोर्सेज है वो सेम फ्रीक्वेंसी के वेव एमिट करते हैं। ठीक है, इसमें से जितनी फ्रीक्वेंसी का वेव एमिट होगा सेम फ्रीक्वेंसी का वेव इसमें से भी एमिट होगा। तो ऐसे जो सोर्सेस है उसको हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। व्हिच टाइप ऑफ सोर्सेस? कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, इस चैप्टर में हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि अगर हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस नहीं लेंगे तो हमें इंटरफेरेंस के पैटर्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इंटरफेरेंस की पैटर्न चाहिए तो आपको कोहेरेंट सोर्सेस ही लेने पड़ेंगे। और कोहेरेंट सोर्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? द सोर्सेस व्हिच एमिट्स द वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो अभी आप लोग याद रख लो, बाद में हम प्रूव करेंगे कि अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वेव एमिट होंगे तो हमें इंटरफेरेंस के पैटर्न्स नहीं मिलेगी, ऐसा हम लोग प्रूव करेंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी आप लोग एक्सेप्ट कर लो कि अगर आपको इंटरफेरेंस के पैटर्न चाहिए तो आपको कोहेरेंट सोर्सेस ही लेने पड़ेंगे। कोहेरेंट सोर्सेस मींस दोनों सोर्सेस जो वेव्स एमिट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी? सेम। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P ड्यू टू वेव emitted from source S1 at time t। देखो वेव इक्वेशन हम लोग 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। वेव इक्वेशन y = a sin omega t minus kx। क्या है वेव इक्वेशन? एक ऐसा इक्वेशन है जिसका यूज करके हम मीडियम में कोई भी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है उसका कोई भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। We can find the displacement of any point in the medium at any time using an equation which is called wave equation। फिर से रिपीट करता हूँ, what is wave equation? It is the equation by using which we can obtain the displacement of any point at any time। Okay? So here, what is the displacement of point P due to the wave emitted by source S1? It is y1 is equal to a1 sin omega t minus kx1। देखो ये मैंने वेव इक्वेशन लिखा है। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, आप लोग देखो सोर्स S1 है उससे x1 डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है? P। उसका हम t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। A1 क्या है? इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेव एमिटेड बाय सोर्स S1 and the displacement of same point due to the second wave। The displacement of same point due to the second wave, it is y2 is equal to a2 sin omega t minus kx2। समझ में आया? देखो दोनों जो सोर्सेस है वो क्या कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसीज के वेव्स एमिट कर रहे हैं। तो दोनों वेव्स की मैंने देखो फ्रीक्वेंसी सेम ही है, बट दोनों सोर्सेस है उससे जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस डिफरेंट है, तो x1 और x2 की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है P, वहां पर दोनों वेव्स के बिटवीन में हमें कुछ फेज डिफरेंस मिलेगा।
क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस। अब आप लोग ऐसा बोलोगे व्हाट इज फेज डिफरेंस, तो मैंने आपको 11th में करवाया था कि ये जो है ना एंगल, उसको हम लोग बोल सकते हैं फेज, इसको हम लोग बोल सकते हैं फेज। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फेज। ओके, तो यहाँ पर दोनों जो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट देखो x1 और x2 दोनों वेव्स के लिए पाथ डिफरेंट है, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ फेज डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, हियर फेज डिफरेंस between two waves at point P. Here phase difference between two waves at point P. देखो ये जो फेज डिफरेंस है ना उसको हम लोग सिंबल दे देते हैं फाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रेटर फेज होगी उसमें से हम लोग स्मॉलर फेज सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कौन सा डिस्टेंस स्मॉलर है, x1 की x2, ये ऑब्वियसली x1 इज स्मॉलर। Since x1 is smaller, omega t minus kx1 is greater. So this phase is greater, this phase is smaller. तो ग्रेटर फेज में से स्मॉलर फेज हम लोग क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमें फेज डिफरेंस मिलेगा। So what is phase difference? It is omega t minus kx1 minus omega t minus kx2। ठीक है, तो क्या होगा? ये ओमेगा टी होगा, ये माइनस ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, ये माइनस kx1 होगा, ये माइनस माइनस प्लस kx2 होगा, माइनस kx1 प्लस kx2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं kx2 माइनस kx1 के कॉमन x2 माइनस x1। दिस इज फेज डिफरेंस। तो देखो आप लोग ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, इसका भी हम बहुत से न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। तो ये फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है। देखो x2 माइनस x1 क्या है? ग्रेटर पाथ माइनस स्मॉलर पाथ, पाथ डिफरेंस। और k है उसको हम लोग बोलेंगे वेव वेक्टर। इसका भी स्टडी हम लोग 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। वेव्स में क्या बोलेंगे? इसको वेव वेक्टर। और वेव वेक्टर का क्या फॉर्मूला है वो भी आप लोग जानते होंगे, where k is equal to 2 pi by lambda। तो आप लोग ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बॉक्स बना देना। Phi, what is phi? It is phase difference is equal to wave vector into path difference। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, phase difference is equal to wave vector into path difference। यहाँ पर k है तो क्या है? वेव वेक्टर है, इसके बदले हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये क्या मिला हमें? दोनों वेव्स थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट होंगे, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट P है, वहां पर दोनों वेव्स के बीटवीन में हमें फेज डिफरेंस मिला। हियर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट पॉइंट P। ओके, तो देखो हमें तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच इंडिविजुअल वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिलेगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। बट हमें क्या चाहिए? इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? a1 प्लस a2 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, हियर नेट एम्पलीट्यूड, या फिर ये हमने फेज डिफरेंस फाइंड किया ना, तो ये फेज डिफरेंस क्या है? एक वेव
थ्रू जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे A1, और दूसरा डॉट उसके थ्रू जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे A2। तो ये दोनों के बिटवीन में एंगल मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, ये फेजर मेथड मैंने यहाँ पर कर दिया। So this is the phase difference between two waves at point P, and net amplitude at point P, net amplitude क्या मिलेगा हमें? A square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, standard 11 chapter number 4। कोई भी दो वेक्टर्स है, ठीक है, उसका हम लोग एडिशन करते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो उसका रिजल्ट मिलता है सपोज करो वेक्टर C। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दोनों साइड आप लोग स्क्वायर कर दो तो C स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग C वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो C वेक्टर डॉट C वेक्टर इट इज C into cos थीटा, cos थीटा इज cos 0 इज 1। ओके, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? C स्क्वायर। यहां पर स्क्वायर करोगे तो होल स्क्वायर होगा, उसको आप लोग एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर, एंड यू कैन राइट दैट A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। ओके, so here we can write for amplitude, net amplitude at point P, इसको हम लोग बोल देते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। यहाँ पर phi क्या है? इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स, इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू एम्पलीट्यूड्स। ओके, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया है, यहाँ पर phi है वो आप लोग पहले फाइंड कर सकते हो कि x2 - x1 यूज करके, फिर आप लोग वो वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। नाउ वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, intensity is proportional to square of amplitude, so I is equal to K square, so I by K is equal to A square, तो A square है उसके बदले हम लोग क्या रख देंगे? I by K, I square by K square, sorry A square is I by K, I is equal to I proportional to A square। ये फॉर्मूला हम लोग 11th में स्टडी कर चुके हैं कि इंटेंसिटी जो होगी साउंड की या फिर लाइट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होगी, तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट रख दिया है। सो I by K इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो A स्क्वायर के बदले हम लोग यहाँ पर रख देते हैं I by K, हियर I1 by K प्लस I2 by K प्लस 2 रूट I1 by K I2 by K cos phi। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसमें से और इसमें से k कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो k into k स्क्वायर होगा ना, तो k स्क्वायर का रूट निकाल दो k, तो k कॉमन और कैंसिल हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया हमें, I इज इक्वल टू क्या मिला फॉर्मूला? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। इसका यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो दो क्वेश्चन करवाए, दोनों क्वेश्चन के आंसर के नोट्स मैंने आपको दे दी है, उसमें से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूरा प्रिपेयर करके एक बार लिख देना, फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करके आगे के कुछ क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। ठीक है, बस चलो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।